नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। सिविल की फरवरी में आई एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि जेन जी में कर्ज लेने का एक ट्रेंड अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये अपनी 30 से 40 हजार रुपए की सैलरी में लगभग 30 से 40 लाख तक कर्ज ले रहे हैं। वो भी ऐसा कर्ज जो काफी ज्यादा अनसेफ माना जाता है, यानी काफी असुरक्षित, अनसिक्योर्ड होता है। जैसे जो इंस्टेंट ऐप होते हैं उससे लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, और खास करके क्रेडिट कार्ड या फिर बाय नाउ और पे लेटर, ये तो बहुत ही ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि ये जनरेशन अपनी आदतों में सुधार लाए और जाने कि कैसे बनाना है अपनी आमदनी और खर्चों का सही बैलेंस। इसी पर करेंगे हम आज बातचीत। हमारे साथ इस शो में बातचीत करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी, साथ ही हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर आपके पास आती हूँ मैं। काफ़ी ख़राब आदतें जेनजीज की, हालांकि अच्छी आदतें भी हैं उनमें, और इस पर भी हम अक्सर शो करते रहते हैं, लेकिन आज ये एक ख़राब आदत है। मुझे लगता है एकदम कान पकड़ कर ये कहना पड़ेगा, जेनजी सुनो, कर्ज मत लो, और यही आज हमारे इस शो का टाइटल भी है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, सिविल की ये रिपोर्ट कितना डराती है? जी स्मिता, सिचुएशन तो डेफिनेटली अलार्मिंग है। इसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हम जब यंग अर्नर्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये बहुत ही एक प्रिकेरियस एज है। प्रिकेरियस मतलब एक ऐसी स्टेज है जहां पे फाइनेंस से रिलेटेड छोटी या बड़ी काफी सारी गलतियां होती हैं और हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक तो क्या होता है कि उनकी जो स्टेज है, लाइफ जो स्टेज है, उसमें उनकी जो इनकम है, क्योंकि करियर का स्टार्ट होता है, और तो जो इनकम जो है वो एकदम लोएस्ट लेवल पे होती है कंपेयर टू आगे जाके जो इस तरह से उनकी इनकम होती है। तो ऑब्वियसली एक इनकम कम है, दूसरी बात एक्सपेंसेस जो है वो अनमैनेजेबल हो जाते हैं। वो अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। वो या तो पीयर प्रेशर हो सकता है कि बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी करें, या फिर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लोन लेना इतना आसान हो गया है। या तो ऐसे ऐप्स है, या फिर आपने जैसा कहा कि बाय नाउ पे लेटर, ये बहुत ही आसान बना देते हैं यंगस्टर्स के लिए ये लोन लेने के लिए। तो ऑब्वियसली जब आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से कहीं ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे ट्रबल तो होना ही है, और शायद वही हमें देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए और भी आसान हो जाता है। मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि जो हम पर्सनल लोन की हम बात कर रहे हैं ना, तो जब आप देखते हो उसको कन्वर्ट करते हो ईएमआई में, तो मान लीजिए कुछ 1 लाख रुपए से आपने कुछ खरीदा, उसकी जरूरत है नहीं है वो अलग चीज है, आपने कुछ लिया और आपको लगता है कि अगले 12 महीने में उस पैसे को चुकाना है। तो अगर मान लीजिए आपको 9,000 या 10,000 की ईएमआई देखनी है, तो आपको लगता है कि ये डेफिनेटली मैनेजेबल है, तो इसमें कुछ अलार्मिंग बात नहीं। शायद वो अलार्मिंग ना भी हो, लेकिन जब ऐसे कई आप परचेजेस कर लेते हो तब फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं जब इस सिचुएशन में आप आते हो और वही हमें देखने को मिल रहा है, तो आप उसको टाइड ओवर करने के लिए आप लोन लेते हो, राइट? और फिर आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक्सपेंसेस में चला जाता है। और जो प्रिसिल की जो स्टडी है उसमें भी ये पता चलता है क्लियरली कि 25 साल के नीचे जो लोन लेने वाले लोग हैं उसका काफी बड़ा हिस्सा जो है वो उन लोगों का है जो एक्सपेंसेस के लिए लोन लेते हैं, ना कि कोई एसेट क्रिएट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन अलार्मिंग है। और ये तो ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस तक रुका है। ऐसा भी देखा गया है कि जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं ये वहां तक भी पहुंच गया। और उसका एक ही कारण है, उसका कारण ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उस पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर रहे हो, आप बिना सोचे समझे अगर कुछ ले रहे हो तो फिर ऑब्वियसली इस सिचुएशन में आओगे। और दूसरी तरफ लोन लेना इतना आसान हो गया है कि वो कहीं ना कहीं जो है, जिसको हम कहते हैं ना डेट ट्रैप, उसकी शुरुआत हो सकती है। तो क्लियरली सिचुएशन अलार्मिंग है, बट अभी भी मैनेजेबल है। बिल्कुल, और वो मैनेज तब होगा जब आप अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में सबको ये लगता है हर बदलती रील के साथ कि उनको ये काम करना चाहिए। फास्ट फैशन के ज़माने में लोगों को ये लगता है कि ट्रेंड के साथ अपने कपड़े बदल देने चाहिए। घूमने फिरने के ज़माने में लोगों को ये लगता है कि कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, तो उन सब जगहों पर घूम के आना चाहिए। और जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं कि लोन लेना तो इतना आसान हो चुका है कि एक एक इंस्टेंट ऐप बैठे हुए हैं आपको इन सब जगहों पर घूमने फिरने, किसी भी चीज़ के लिए लोन देने के लिए, और लोगों को लगता है कि ये ले ले, बाद में देखा जाएगा कि इसमें कैसे फंसेंगे और कैसे इससे निकलेंगे। पराशर जी, क्या सलाह आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से हमारे इन जेन जी को, जो स्मार्ट तो बहुत हैं लेकिन अपनी ये स्मार्टनेस को थोड़ा थोड़ा ये इन सब जगहों पर कम इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से क्रेडिट लेने के लिए, लोन लेने के लिए आज आपको बैंक की लाइन में नहीं लगना है।
लोन आपके पास आ रहा है, आपके पास रोज 4 मैसेज आते हैं आप लोन लीजिए, तो ये बहुत इजी हो गया, कन्वीनियंस हो गया। सबसे बड़ा जो वजह है लोन क्रेडिट बढ़ने की वो यही है कि कन्वीनियंट है। दूसरा, महत्वाकांक्षाएं हमारे देश की युवा लोगों की बहुत ज़्यादा है और उनकी इनकम सैलरी शायद उस तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट लेते हैं ये उस गैप को फिल करता है। अब देखिए 70% आईफोन जो है ईएमआई पे लिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम बेसिक वांट्स और नीड्स में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो लक्ष्मण रेखा है ये आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आपकी जो इनकम है अगर आप उससे 40 से 45% से ज़्यादा ईएमआई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है और आपको वहीं पे उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, आप इमोशनल, जैसे हम इन्वेस्टिंग में भी कहते हैं कि आपको पेशेंस रखना है। तो आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो एकदम से ना खरीदें, थोड़ा सोचें कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या ये 6 महीने 1 साल बाद खरीदी जा सकती है। तो अगर खरीदी जा सकती है थोड़ी प्लानिंग भी की जा सकती है। तो इस तरीके से अगर आप खरीदेंगे, ये बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में क्या कोशिश करें कि क्या अगर आप इमीडिएटली सारा पैसा देते हैं तो क्या 10-15% का डिस्काउंट इसमें मिल जाता है, तो कॉस्ट में कंपेयर करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि 1 महीना आप कोशिश करके देखें कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी लोन यूज़ नहीं करेंगे और जो भी इनकम है उसी पैसे से आप खर्च करेंगे, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी हार्ड एंड इनकम कितनी आसानी से ईएमआई में और ये जो पेटीएम है या कोई भी जो सुविधाजनक जिस तरीके से आप लोन ले रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक लक्ष्मण रेखा खींचें, अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटें कि ये मेरा घर खर्च के लिए है, ये ज़्यादातर 30 से 35-40% तक ईएमआई है, इससे आगे इस अकाउंट में पैसा जाएगा ही नहीं। और कुछ कोशिश करें कि आने वाले समय की वेल्थ क्रिएशन के लिए भी अपनी एसआईपी करें ताकि आपका आने वाला भविष्य भी अच्छा हो। तो लोन लें, बहुत जिम्मेदारी से लें, पूरा नॉलेज इंक्रीज करें, अपनी जो साक्षरता है फाइनेंशियल प्लानिंग वो पूरी उसको समझें और उसके बाद ही लोन लें, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये 2 धारी तलवार है, अगर आप स्मार्टली मैनेज करें तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने इसको इरेगुलरली छोड़ दिया, बिना जिम्मेदारी के यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे डेट ट्रैप पे ले जाएगी जहां लोन के लिए पूरा करने के लिए आपको एक और लोन लेना पड़ेगा, और वो एक शुरुआत है खतरे की घंटी। बिल्कुल, और वही हो भी रहा है। जो रिपोर्ट है उसमें यही लिखा है कि एक लोन को ख़त्म करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं और इस तरीके से जो कर्ज का जाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपकी बात सुनकर मुझे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स याद आ रहे थे अभी फिलहाल, पराशर जी, जो कहते हैं ना कि किसी भी आदत को 21 दिन तक आप कंटिन्यू करके देखिए, फिर देखिए वो आदत कैसे आपको अपने आप लग जाएगी। चलिए, तो ये देखते हैं कि ये कितना इस बात को मानते हैं। लेकिन हेमंत सर, मुझे एक बात बताइएगा, कौन कौन सी वो आदतें हैं जो आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं? सिर्फ जेनजीज की बात क्यों कहें, हम अब इसमें सबकी बात करते हैं, जो लगातार जाल के ट्रैप में लोग फंसते जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो उनके अंदर हम अक्सर देखते हैं कि होती ही हैं? देखिए स्मिता, क्योंकि हम डेट ट्रैप की बात कर रहे हैं तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये एकदम से नहीं होता है, ये सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक मिस्टेक करें तो ठीक है, वो मैनेजेबल होती है, बट जब काफी सारे मिस्टेक करते हैं तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा ईएमआई, एक एक्स्ट्रा और स्वाइप किया आपने क्रेडिट कार्ड को, एक और एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन लिया, या फिर जहां पे एक बार ट्रैवल करना है वहां पे आपने 2 बार किया। तो कुछ चीजों को जब आप बार बार करते हो तो एक सीरीज ऑफ इवेंट जो होता है उससे कहीं ना कहीं आपकी जो डेट ट्रैप की जो सिचुएशन शुरू होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें वार्निंग साइंस होते हैं आपके पास। वार्निंग साइंस क्या है? वो ये है कि जब आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा 40-50 और कभी कभी उससे भी ज्यादा अगर आपको लोन रीपे करने में लगा रहे हो तो वो एक आपके लिए वार्निंग साइन है। दूसरा ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड बिल पे करने का समय आता है तो आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या कर रहे हो, जो मिनिमम अमाउंट पे करना है वो पे करके सोच रहे हो कि आगे देखेंगे इसका क्या करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि आपके पास अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो जैसे मैंने कहा 5% पे कर दिया, या लोन रीपे करने के लिए पैसा नहीं है तो पुराना लोन रीपे करने के लिए आपने एक नया लोन ले लिया, फिर आपके पास मान लीजिए इमरजेंसी फंड नहीं है, या फिर आप इमोशनल बाइंग करते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो एट द एंड ऑफ द डे वो एक डेट ट्रैप में कन्वर्ट होती है। जैसा मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि उसके वार्निंग साइंस है, मैंने कुछ की बात की यहाँ पे। अगर आप जब आप मिस्टेक्स कर रहे हैं आप रियलाइज करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रियलाइजेशन कि हमसे कुछ गलती हो रही है, तब जाके आप उसको ठीक कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि ठीक करने के तरीके हैं। ऑफ कोर्स वहां पे एक डिसिप्लिन की जरूरत होगी, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेविंग, रेगुलर सेविंग करें, बजटिंग करें,
तो उसके सॉल्यूशंस डेफिनेटली हैं। लेकिन डेट ट्रैप में अगर एक बार गए और आपने उसको नजरअंदाज किया, तो आप देखेंगे कि वो कभी कभी कुछ सालों तक ही नहीं, शायद वो लॉन्ग लाइफ जो है आपका, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट करता रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक प्रिकेरियस एज है, यहाँ पे मिस्टेक्स होंगी। इंपॉर्टेंट है कि उनको सही समय पे गाइडेंस मिले। इंपॉर्टेंट है कि वो खुद से फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि अगर कुछ गलतियां भी हो तो उसको ठीक करके एटलीस्ट आने वाले समय में जब उनको सीरियसली अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, क्योंकि उनके लाइफ गोल्स अलग अलग आने शुरू हो जाएंगे, तब तक वो गलतियों का सुधार वो कर चुके हो। बिल्कुल, और इसीलिए ज़रूरी है इस तरीके की बातचीत करना जो आज हम कर रहे हैं, ताकि इससे उनका फ़ायदा हो सके, वो जान सके कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब पराशर जी, एक चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगी वो ये कि जेनज़ी हो, मिलेनियल्स हो या फिर कोई भी हो, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी होता है उनके लिए ये करना, जिससे वो कभी भी कर्ज के जाल में ना फंसे? बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया, जो भी आपकी इनकम है उसमें से 40 से 45% से ज़्यादा कभी भी आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप कर्ज के उस पर फंस जाएंगे। दूसरा, आपके जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको ट्रैक करें। और कई बार क्या होता है, स्मिता, आपने लोन, कई सारे लोन ले रखे हैं, 4-5 ऐप से लोन ले रखे हैं, तो सारे लोन्स को आप एक शीट पे लिखें कि कौन से लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले हैं, कौन से लोन छोटे छोटे से हैं। तो कोशिश करें जो छोटे छोटे लोन है उसको पहले निपटा दें, या जो हाई इंटरेस्ट लोन है उसके लिए आप या तो टॉपअप ले सकते हैं किसी और लोन पे ताकि वो लोन कम हो जाए, या रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, बैंक के साथ निगोशिएट भी कर सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिसको अगर आप स्मार्टली यूज करेंगे तो आप अपने इस लोन डेट ट्रैप से बच सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। जो इमोशनल स्प्लर्ज होता है कि जैसी कोई चीज़ देखी इमीडिएट चाहिए, उस पर अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो मेरे ख्याल में आप कभी भी डेट ट्रैप पर नहीं फंसेंगे। और 3 अकाउंट्स में अपनी इनकम को डिवाइड करके रखें, अपने खर्चों की, अपनी ईएमआई की और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप मेरे हिसाब से बैलेंस करके चलेंगे तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कंट्रोल रहेंगे अपने इमोशंस पे और कभी भी लोन डेट ट्रैप पे नहीं फंसेंगे। बिल्कुल, और एक और बात जो मैं पराशर जी ने जितनी भी बातें कही है सब पर एप्लीकेबल है, यानी कि हर कोई जिसको भी कर्ज के जाल में कभी नहीं फंसना, उनको इन सारी बातों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। चलिए, अब शो में हम आज कुछ कॉलर्स के मेल से आए हुए सवाल और उनके द्वारा सवाल पूछे जाने वाले भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहला एक मेल हमारे पास आया है, हेमंत जी मैं चाहूंगी आप इसको सुने। देव पटेल का ये सवाल है, मौजूदा 12,000 की इन्होंने एसआईपी करके रखी है और एक मुश्त निवेश भी इन्होंने 95,000 का अच्छा खासा कर रखा है। 15 साल में 75 लाख का टारगेट है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम है 15 साल के हिसाब से, और एसआईपी ये बढ़ाकर 15,000 करना चाहते हैं। इनके फंड्स भी मैं चाहूंगी जल्दी से स्क्रीन पे दिखा दीजिए जो इनका पोर्टफोलियो है। क्या सलाह रहेगी सर इनको, क्योंकि पोर्टफोलियो में फंड्स तो इनके बहुत सारे हैं, क्या सलाह रहेगी इन्हें? आई थिंक पोर्टफोलियो में तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बट इसलिए हम शुरुआत करते हैं कि इनके लक्ष्य की, जिन्होंने बात की कि 15 साल का समय इनके पास, 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 95,000 उन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया है और शायद 15,000 तक अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं। 15 साल का समय है, ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल जायज है, और आप, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो भी रिस्क है इक्विटी में वॉलेटिलिटी का, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे काफी कम होता है, क्योंकि आप हर महीने जो है अपने एसआईपी से आप इन्वेस्ट करते हो। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो मेरे हिसाब से करीब 76 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है वो 75 लाख है। जैसा आपने कहा कि वो टारगेट थोड़ा कम लगता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का टारगेट है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, तो वो डेफिनेटली उस पर ध्यान रखना है। और लॉन्ग टर्म का जब भी गोल हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन को आपको कंसीडर करना है। अगर आपने वो ऐसा नहीं किया तो आप देखेंगे कि जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे और जितना आपको करना चाहिए उसमें एक बड़ा गैप रह सकता है। अब मैं आता हूं पोर्टफोलियो के ऊपर। जैसे मैंने कहा काफी कुछ है कहने के लिए। 12,000 की एसआईपी है, 11 फंड्स है उनके पास। उसके अलावा जो 95,000 आपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें 3 फंड्स और हैं, तो कुल मिला के आप देखिए 14 फंड्स है वहां पे। किसी भी पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड एक गोल के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इनको अपना फोकस करना है कि इस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट का मतलब ये है कि आपको 2 चीजें करनी है, एक तो नंबर ऑफ फंड्स कम करने हैं, दूसरा वो करने के समय पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कि तीनों सेगमेंट जो है मार्केट के, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में आपका एक्सपोजर हो और आप उन कैटेगरीज में जाएं जो वेल डाइवर्सिफाइड हो, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं है। आप नहीं चाहते कि इक्विटी में एक तो खुद से वॉलेटिलिटी है और अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाए। तो मेरे हिसाब से
इनको फंड कम करने के लिए कुछ एक फंड मैं इनको रिकमेंड करता हूँ जिसको वो कंसिडर कर सकते हैं। एक है इन्वेस्टको निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड रखेंगे बंधन स्मॉल कैप। इन पांचों फंड्स के अंदर आप 3-3 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए। आपके जो फंड्स हैं वो 14 फंड से आप देखेंगे कि वो कम होके वो 5 फंड हो जाएंगे। दूसरी बात, जो आपने लमसम पैसा लगाया 95,000, वो भी इन्हीं फंड्स को आपको एलोकेट करना है, क्योंकि वहां पे आपने थीमेटिक फंड रखे हुए हैं, माइक्रो कैप फंड है, तो मुझे लगता नहीं कि वो आपके जैसे निवेशक के लिए वो सूटेबल है, ये मेरा मानना है। तो उसको भी अगर आप 35,000 निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में रखें और 60,000 कोटक मल्टी कैप में रखें, तो इस हिसाब से आपके पास 5 फंड्स होंगे। आप अपनी एलोकेशन को जो है रीएलोकेट करोगे और आप देखोगे कि पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी आएगी और आपका रिटर्न, मुझे लगता है ओवर द लॉन्गर टर्म वो बेहतर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेट कीजिए और लंबा समय 15 साल कोशिश कीजिए कि हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहें, ताकि आपका कॉर्पस जो कहीं ज्यादा बड़ा बन सके। ओके, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी और एक बहुत अच्छा सलाह आपको पोर्टफोलियो का हेमंत जी की तरफ से, जिसको आप अगर मानेंगे तो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप आराम से अपने इस निवेश से हासिल कर लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मनी गुरु में हम कर रहे हैं कुछ दर्शकों के सवाल भी अपने शो में शामिल। तो एक और सवाल जो हमारे पास मेल के जरिए आया है राजीव गुप्ता का, उनका सवाल मैं पढ़ के बताती हूँ। पराशर जी, आप इनका रिव्यू कीजिए। 53 साल इनकी उम्र है। मौजूदा निवेश इन्होंने 45,000 की एसआईपी अपनी जारी रखी है। पोर्टफोलियो में ये पूछ रहे हैं कि बदलाव की कोई ज़रूरत है तो बताइए। और ये जानना चाहते हैं कि जो इनका फिलहाल 45,000 का निवेश है, उससे 63 साल की जब इनकी उम्र होगी, यानी कि अभी से 10 साल के बाद, कितना बड़ा इनका कॉर्पस बन जाएगा। पोर्टफोलियो इनका जल्दी से स्क्रीन पे मैं चाहूंगी आ जाए। मैं पढ़ के बता देती हूँ। आईसीआईसी प्रो नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड इनके पास है, 5,000 का एलोकेशन इन्होंने इस पर कर रखा है। इसके अलावा एचडीएफसी मिड कैप फंड इनके पास है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इनके पास है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप इनके पास है और एचडीएफसी डिफेंस फंड भी इनके पास है। अच्छा खासा एलोकेशन इसमें है। लेकिन एक चीज जो ये कि काफी सारा लार्ज कैप इन्होंने अपने इस पोर्टफोलियो में भर रखा है। क्या सलाह रहेगी इन्हें पराशर जी आपकी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये मेरे हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो इनको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए कि क्या पूरा इक्विटी में पोर्टफोलियो होना चाहिए या इन्होंने कोई एसेट एलोकेशन कर रखा है, डेट में इनका एलोकेशन है या नहीं है। अगर अलग एलोकेशन है तो ठीक है। 10 साल बाद जब ये अपने रिटायरमेंट तक पहुँचेंगे तो भी इनको देखना है कि वहाँ पर जाके इनको अपना एलोकेशन चेंज करना होगा। और अगर हम क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कितना कॉर्पस बन जाएगा, 45,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो 10 वर्ष में करीब करीब 1 करोड़ रुपया बन जाता है। और वहीं अगर ये 10% का स्टेप अप कर सकते हैं तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया बन जाता है। तो ये तो इनका कॉर्पस है। इनको ये भी देखना है कि क्या ये पर्याप्त होगा रिटायरमेंट के लिए या इनको कहीं और से कोई और इनकम है या कोई और फंड है जो उनका इन्फ्लेशन को भी मैनेज कर लेगा और इनको एक अच्छा रिटायरमेंट दे पाएगा। अगर इनको पोर्टफोलियो देखते हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप फंड्स हैं, 2 लार्ज कैप फंड्स हैं जिनमें काफ़ी हद तक ओवरलैप है, क्योंकि बहुत ही कॉमन बात है क्योंकि टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ओवरलैप है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप है, इनके पास 5,000 रुपये उसमें निवेश कर रहे हैं और वहीं निप्पॉन का भी लार्ज कैप है जहाँ 10,000 निवेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मोतीलाल में क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से ये स्विच कर सकते हैं। और इसकी जगह जो इनके पोर्टफोलियो में मिसिंग है वो है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड ले लें या फिर एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ले लें, तो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी ऐड हो जाएगा और एक पोर्टफोलियो में और अच्छा बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अगर दूसरा देखें तो इनके पास कुछ थीमेटिक फंड्स भी हैं जो थोड़े से साइक्लिकल और रिस्की रहते हैं। तो एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, तो अगर ये रिस्क उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक लंबी साइकिल का वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से इनके पास एक ऑलरेडी एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है जहाँ पे ये 5,000 का निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बढ़ा सकते हैं। तो वही सेम एएमसी है, तो मेरे ख्याल में उससे थोड़ा रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा और जो डिफेंस साइकिल जो रहेगी उसके लिए इनको जो उतार चढ़ाव भी नहीं देखना पड़ेगा। तीसरा इनके पास एक और फंड है जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड है, आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक। अगर हम देखें तो आजकल रेगुलर डिबेट चल रही है एआई वर्सेस जो आईटी कंपनीज हैं और बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, वॉलेटिलिटी चल रही है। तो ये भी इनको अपना देखना पड़ेगा कि क्या ये रिस्क प्रोफाइल से मैच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छी बनी है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो बने रहें, नहीं तो ये भी इसी एग्जिस्टिंग फंड में इस पैसे को डाइवर्सिफाई कर दें तो बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये थोड़े से बदलाव करें और कोशिश करें अपनी एसआईपी को बढ़ाएं ताकि एक अच्छा कॉर्पस 10 साल में जनरेट कर पाए।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजी है और इसको अगर आप मानेंगे तो आप 10 साल में एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए बना लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। दरअसल मैं बता दूं कि एक सोनिया सिंह जिनका सवाल हमारे पास आया था, उनके हस्बैंड हमसे बात करना चाहते हैं, हरजीत सिंह, उनके बिहाफ पे, यानी कि सोनिया के बिहाफ पे हेमंत जी आपसे बात करना चाहते हैं। पूछिए क्या सवाल है आपका हरजीत सिंह? सर मैं चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड की कौन सी ऐसी बेस्ट स्कीम है जिसमें 2 से 5 हजार के बीच में पर मंथ हम लगाएं और एक अच्छा रिटर्न मुझे मिल जाए। मतलब आप दोनों मिलकर लगाएं, आप और आपकी वाइफ? अलग अलग भी लगा सकते हैं। ओके सर, क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? देखिए स्मिता, उन्होंने कहा 2000 से 5000, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो 5000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। साथ ही आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि कितने लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप एसेट एलोकेशन यानी इक्विटी में लगाएं, डेट में लगाएं, हाइब्रिड में लगाएं और कैसे फंड में लगाएं, उसी के बेसिस पे वो डिसीजन होगा। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि इनका समय कम से कम 8 से 10 साल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें ताकि वो द लॉन्गर टर्म जो है इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न पा सकें। अगर ऐसा है तो फिर दो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज के फंड में आप लगाइए। तो एक मल्टी कैप फंड लीजिए आप, कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं, और दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप है, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप। वो दोनों फंड्स के अंदर 2500 यानी 2500 पे आप इन्वेस्ट कीजिए। शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। आगे जाके जैसे जैसे आपकी रकम बढ़े तब आप कुछ और फंड ऐड कर सकते हो, और कोशिश करो हमेशा के हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहो, ताकि जो सही मायने में इक्विटी एज एन एसेट क्लास है उसका फायदा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू मिले। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें हमेशा शुरुआत में ध्यान रखेंगे तो ओवर द लॉन्गर टर्म आपके पोर्टफोलियो में आपको काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, और इनमें से 2 फंड दिया है हेमंत जी ने, तो एक एक फंड आपस में बांट लीजिए, क्योंकि आप दोनों लोगों को ही इन्वेस्टमेंट करना है। और अगली बार हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फ़ोन सोनिया सिंह की तरफ से ही हमें आए और वो हेमंत जी से सवाल पूछे कि अब मेरे पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर हमारा इतना साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच हेमंत जी, और थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।